सर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो पहली चीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ये मीडियम प्रॉपर्टी है। क्या ये मीडियम प्रॉपर्टी है? यानी ये मीडियम के बारे में आपको आइडिया देगा कि मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं या दूर दूर है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज अ मीडियम प्रॉपर्टी। रिप्रेजेंटेड बाई म्यू, इस तरह से लिख देते हैं, यू की पूछ निकाल देते हैं। ठीक, ये मीडियम प्रॉपर्टी है जो कि आपको क्या बताता है, आप इसको पढ़ें क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम to the speed of light in medium। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास ये एयर या वैक्यूम में से कोई आपने मीडियम ले रखा है और ये किसी सर मीडियम मुझे में ही लाइट बता दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक, तो उस केस में आपकी जो लाइट है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगी। ये इंसिडेंट लाइट है और फिर ये मीडियम के अंदर चली जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट एंगल था। ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा आर। तो ये तो आपको बताता कि लाइट अगर इस तरह से आ रही है और रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आएगी थी आपको, है ना। अब मान लो ये मीडियम पहला है जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो होता है वो होता है 1। ठीक है, और स्पीड जो होती है, स्पीड इन एयर, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय द सी। ठीक है, सी की अपनी वैल्यू होती थी 3 × 10⁸। पर जैसे ही मीडियम में जाएगा तो मीडियम में जाते इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया मान लो म्यू, और मीडियम में जाते इसकी स्पीड होगी मान लो v। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो सिंपली क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज c/v। दिस इज द म्यू। बेसिकली आपका तो अभी ये समझ में आया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वेलोसिटी का एक रेशियो होता है बिटवीन द टू मीडियम। जो हमारे पास दो मीडियम होंगे उन दोनों मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसमें से एक एयर है तो उसका एयर का हो गया। तो अगर आप कंप्लीटली लिखेंगे तो ये म्यू क्या है, तो आप इसको लिखेंगे म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये एयर और ये मीडियम, इसको हम क्या लिखते हैं ऊपर लिख करके म्यू एम बाई म्यू ए। क्योंकि ए की वैल्यू 1 होती है तो हमने वो 1 लिखी नहीं है, तो म्यू अपॉन 1 दैट इज c/v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वेयर फाइनली लाइट एंटर। तो ये बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। आ गया। और किसको डाउट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? सर नहीं आया समझ में। नहीं तो पिछली बार ही समझा दिया था, ये तो बच्चों को दिक्कत थी इसलिए इसको रिपीट कर रहे थे। लास्ट क्लास में नहीं थे आप? सर नो, यस सर थे। पिछली बार समझ में नहीं आया था? क्या समझ में नहीं आया तुम्हें इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, मीडियम प्रॉपर्टी होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जो कि एक स्टैंडर्ड डाटा होता है 3 × 10⁸ टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे आप मीडियम में एंटर करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, है ना, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 100% कम ही होनी है, क्योंकि एयर में आपकी स्पीड फास्टेस्ट होती है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है एयर में, एयर से ज्यादा किसी में स्पीड होती है।
तो C अपॉन V का जो रेशियो होगा वो आपको वैल्यू कैलकुलेट करके देगा किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर फाइनली लाइट एंटर, जो लाइट फाइनली एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो ये कैलकुलेट। ठीक है असीम, यस सर आ गया। अब इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल डाटा लिखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू Yes, sir. एयर हमने लिखा था 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमने लिखा था 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर हमने लिखाया था आपको 2.4। यस सर यस सर। आया था ना ये सब। तो यहीं से हमने थोड़ा सा कुछ और पुरानी बातों को भी रिपीट कर लिया जाए कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे थे करना था वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते थे। मैंने आपको बताया था ग्राउंड लेवल पे कि जो लास्ट वाला इसको ऊपर लिखोगे और जो पहला वाला इसको नीचे लिखोगे और आगे लिख दोगे जो भी कॉमन मीडियम जिसके बारे में आपको डाटा पता है। तो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में होता है 4/3 और ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में होता है 3/2। तो कैलकुलेट करके डाटा आएगा 8/9। वहीं अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए तो अगेन वही फॉर्मूला जो आपने ऊपर लिखा कॉमिक पेज, तो लास्ट वाला उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो नीचे वाला से बाद में लिखेंगे, ठीक है। ग्लास का हो जाएगा 3/2, वाटर का हो जाएगा 4/3, दिस इंप्लाइज 9/8। ठीक, अब वहीं से एक फॉर्मूला और मैंने लिखाया था कि अगर आप इन वैल्यूज को सफल करना चाहते हो आगे पीछे तो एक रेसिप्रोकल का साइन हो जाएगा, W आगे आ जाएगा, G पीछे आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन, अब G में W की वैल्यू तो 8/9 थी, 8/9 तो 9/8 हो जाएगा। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं कॉपी करके कि दोनों का सेम आ रहा है नहीं आ रहा। एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, चेक करिए जरा समझ में आया नहीं आया। आज जो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंड द टॉपिक नेम इज रियल एंड apparent डेप्थ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इस बात से रिलेट करता है कि आपने बचपन में देखा होगा या अभी भी देखते होंगे कि अगर आप किसी जार में, बर्तन में, टब में कहीं भी अगर आप पानी भर के रख देते हैं और आप देखते हैं कि अगर आप उसमें पेन या कोई भी चीज़ डुबा देते हैं तो वो थोड़ा सा आपको अपरेंटली ऊपर की तरफ शिफ्ट दिखाई देती है ना? आपने देखा होगा, देती नहीं देती? मान लीजिए आपके पास ये कोई एक जार है, कोई बर्तन है, ठीक है, अब इसके बॉटम पे ना एक कॉइन पड़ा हुआ है, तो कॉइन, ये कॉइन पड़ा हुआ है। अभी जो कॉइन एक्चुअली जिस पोजीशन पे है ना, ये कॉइन आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट होके दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? उसका एक अपनी वजह है। उसकी अपनी वजह क्या है देखिए जरा। उसकी वजह ये है कि ये जो आपकी रे है ना, वो देखो ऐसे करके रे जाएगी, ये सीधी 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 जाएगी। तो एक रे तो बिल्कुल सीधी आएगी और सीधी चली जाएगी, ठीक। और जो भी रे एक्चुअल में ये सीधी है या इसका डिफरेंस का मतलब क्या मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि हमने ना इसमें ना पानी भर रखा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर रखा है इसमें, वाटर, पानी भर रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपका कॉइन जार के बॉटम में पड़ा हुआ है और जार पानी से भरा हुआ है, तो आपको ये जो कॉइन है ये थोड़ा सा अपरेंटली ऊपर की तरफ दिखाई देता था। या आप कभी देखते हो किसी बर्तन में अगर आप पेन को डिप करते हो, पेन, तो वो पानी के अंदर टेढ़ा दिखाई देता था ना, टिल्टेड। ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब कोई भी रे जो अदर देन दिस वे जाएगी, मान लो ऐसे करके जा रही है, देखो यहाँ से जैसे ये बाहर निकलेगी, यहाँ तक तो ये चल रही थी डेंसर मीडियम में, है ना, और यहाँ पर इसका अपना नॉर्मल होगा एक, देखो, है ना। तो अब ये डेंसर से रेड हो जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी नहीं जाएगी? ऐसे करके देखो जरा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन सफर हो रहा है नहीं हो रहा? रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा? देखो ये है इंसिडेंट एंगल आई, है ना, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर, आर इज ग्रेटर देन आई बिकॉज लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ऊपर एयर है
और नीचे क्या है, वाटर। बोलो बेटा, आवाज नहीं आई? यस सर। यस तो सर। ये सर। जो लाइट, हाँ ये जो लाइट शिफ्ट होगी इधर की तरफ, तो अगर कोई ह्यूमन आई यहाँ पर आपने बना रखी है, ह्यूमन आई मतलब जो उसको देख रहा है, वॉच कर रहा है। देखो ये इस तरह से मैं एक बड़ी सी आँख बना देता हूँ ऐसे करके। यहाँ पर बैठ के एक ऑब्जर्वर है और वो उसको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। क्या कर रहा है इसको, वॉच कर रहा है। तो इस आँख को हमेशा, आँख को ना स्ट्रेट रे दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, स्ट्रेट। तो इस आँख को जो रे दिखाई देगी ना, वो स्ट्रेट दिखाई देगी। स्ट्रेट कैसे दिखाई देगी, तो वैसे दिखाई देगी। जब वो इसको देखेगा ना, इसको पीछे हटा के देखेगा, यहाँ से इस तरह से इसको पीछे हट के दिखाई देगी। देखिएगा यहाँ पर जैसे ये है, और ये इसको दिखाई देगी कुछ ऐसे कि ये कहाँ से आ रही है, समवेयर हियर। उसको वो ऐसे लगेगा कि वो कहीं यहाँ से आ रही है। तो इसीलिए उस ऑब्जेक्ट की नजर में ये कॉइन, इस पर्सन की नजर में ये कॉइन, यानी इसकी इमेज शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गई है, इधर पहुंच गई है। दिस इज नोन एज द शिफ्ट। शिफ्ट हो गया। अभी समझ में आया? वो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी पानी के जार में, बर्तन में अगर आप ग्लास रॉड को डालते हैं या फिर किसी कॉइन को डालेंगे, वो कॉइन अपरेंटली बॉटम से थोड़ा ऊपर दिखेगा। ये डायग्राम में मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर इसलिए दिखाया था कि आप थोड़ा सा डिस्टिंगाइज कर पाओ ना, रेट बहुत पास हो जाती है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉइन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बॉटम से उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। अब हमें ये शिफ्ट निकालना है, कितना शिफ्ट होगा। तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निकल डाटा चाहिए, जैसे कि इसकी रियल डेप्थ कितनी थी। तो रियल डेप्थ होती है जितना पानी भरा हुआ था कंटेनर में, हमने लिख दिया R। दूसरा डाटा आता है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ होती है जितना ये पानी के अंदर हमें अभी दिखाई दे रहा है, दिस इज द एपरेंट डेप्थ A। तो जो एपरेंट डेप्थ होती है ना A, ये रियल डेप्थ अपॉन में म्यू होता है। म्यू तो आप समझ गए होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम का या लिक्विड का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यस सर। ऑब्जर्वर मैंने वर्ड इसलिए बोला क्योंकि आपका ऑब्जर्वर एयर में है, तो फिर एयर के रिस्पेक्ट में निकालोगे। आपका ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में है मान लो, है ना, तो उस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो हमें लिख दिया ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जो भी हमारा ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसके रिस्पेक्ट में डाटा कैलकुलेट कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब कोई पूछे व्हाट इज द शिफ्ट, तो ये शिफ्ट अभी निकाल लेते हैं। देखो जी, शिफ्ट हो जाएगा जितनी रियल डेप्थ थी पहले R, यानी जो बॉटम पे पड़ा हुआ था, अभी एपरेंट डेप्थ वो यहाँ पर पहुंच गया। तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी शिफ्ट मिल जाएगी कि आपकी जो इमेज है वो कितना शिफ्ट हो गई। ठीक है, आप चाहे तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो वैल्यू क्या आती है, शिफ्ट को अगर आप S लिखते हो, S इज इक्वल टू R माइनस A की वैल्यू कितनी है, R अपॉन म्यू। तो R अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये तो आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, ठीक है, वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। जरा समझ सकते हैं, मैं आपको जरा एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, कुछ बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं होगा इस टाइम पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, a glass slab of thickness 6 centimeter placed over a ink mark, placed over a ink mark on the paper, on a paper। बेटा हमारी क्लास में ना आप कॉपी पेन लिख के बैठेंगे, साथ के साथ नोट्स आप लिखते चलेंगे, क्योंकि अभी जो PDF होगी ना वो हम साथ के साथ नहीं भेजेंगे, साथ के साथ आप सिर्फ क्लास में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको वीडियो मिला करेगी, वो भी रात में, है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे वीडियो चलेगी तो वीडियो में से अगर आपको कुछ रह जाए तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास में साथ के साथ नोट करें। ठीक है, और जब ये चैप्टर, ये यूनिट जब कंप्लीट हुआ करेगा तो उसकी कंप्लीट PDF मिल जाया करेगी आपको, कंप्लीट।
ठीक है। तो उसमें क्या है, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर प्लेस ओवर अ इंक मार्क ऑन अ पेपर by how much the ink mark appear to be raised given the refractive index of glass, क्या दे रखा है, refractive index of glass with respect to air is 1.5। ठीक है, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जी, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सर नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। सर आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड ओवर अ इंक मार्क ऑन अ पेपर बाय हाउ मच द इंक मार्क अपीयर टू बी रेज्ड, ये कितना ऊपर दिखाई देगा, यानी कि हाउ मच इंक मार्क अपीयर टू बी रेज्ड, कितना ऊपर की तरफ ये उठ गया। ओके, ओके सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो शिफ्ट पूछ रहा है आपसे, और शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था आपको, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, है ना। तो रियल डेप्थ कितनी काउंट होगी इसकी, 6 सेंटीमीटर। और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखा था रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या मीडियम, जहां पे भी वो रखी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो रियल डेप्थ होगी 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ये ग्लास है ना, दिस इज द ग्लास, और ऑब्जर्वर तो यहाँ होगा कहीं, रे तो ऐसे निकलेगी ना, ये ऐसे करके चली जाएगी, ये ऐसे करके ऐसे जाएगी, फिर इसको पीछे आप हटाएंगे तो यहाँ कहीं दिखेगा ना, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि कितना दे रखा, 1.5। तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा इसका एपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा इसका, 2 सेंटीमीटर, यानी बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन, अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। टीम। क्वेश्चन में हमेशा वो दिया जाएगा रिफ्रैक्टिव क्या? इंडेक्स, जैसे ये पूछना था, गिवन दी जाएगी हर वैल्यू। देखो ऐसा होता है, मैंने कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखाई थी पहली क्लास में, लिखा दी थी कि जैसे एयर का एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का डायमीटर, ये कुछ स्टैंडर्ड डाटा है। ठीक है, अगर वो हाइड करेगा या छुपाएगा आपसे ज्यादा, इसी को छुपाएगा। अब इसके अलावा अगर वो कोई भी मीडियम लेगा तो भैया वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। समझ गए? असीम बेटा, फिर तुम थोड़ा देर से जागते हो बेटा, देखो समझ में आया नहीं आया? अभी पता देखो है नहीं क्लास में, फिर एकदम जागेगा। देखिए, टॉपिक होता है एक PIR और एक होता है क्रिटिकल एंगल। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और पूछी जाती हैं। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की एक शर्त होती है। क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंट होता है, आप कहेंगे इट इज सिंपल अ इंसिडेंट इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम के अंदर एक सिंपल क्या है, ये एक इंसिडेंट एंगल है। तो इसकी एक शर्त होती है, कंडीशन क्या होती है इसकी, ये कंडीशन इसके लिए भी है और ये कंडीशन TIR के लिए भी है, दोनों केस में कंडीशन क्या होती है, लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, ये शर्त है। यानी कि अगर आपकी लाइट रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो आपको जिंदगी में कभी क्रिटिकल एंगल नहीं मिलेगा। समझ में आया नहीं आया?
यस सर। ओके, तो इसको जरा समझ लेते हैं और अच्छे से मान लीजिए आपके पास ये कोई एक ग्लास है, दिस इज ग्लास मीडियम, ठीक है, और जो आपकी लाइट है वो ट्रेवल कर रही है, मान के चलिए यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक। तो हमें अच्छे से पता है कि जैसी लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मूव करती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, बाहर चली जाती, नहीं चली जाती? यस सर। और यहाँ पर आपका ये नॉर्मल। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसी डायग्राम से हम आपको समझाने वाले हैं कि जैसे कि आपका इंसिडेंट एंगल आई था और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर लाइट डेंसर टू रेयरर अगर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये बात आपने पढ़ी है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस आई को बढ़ाता हूँ, इट विल इंक्रीज द एंगल आई, तो क्या आर भी बढ़ेगा? यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे जैसे मैं आई को बढ़ाता जाऊंगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी तो उस केस में आपका जो, देखो जरा, जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया पहले से, फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको इतना बढ़ा दिया कि ये जो आपका रे है ना वो ऐसे चली। कहने का मतलब क्या है कि आपने इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दिया कि आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये वाला आर, ये कितना हो गया? 90। यानी कि जिस इंसिडेंस एंगल पर आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा उस इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन पढ़ो जरा, अभी क्या लिखी हुई है? इट इज सिंपल एन इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम। तो चेक कर सकते हैं आप डायग्राम में, डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल तो क्रिटिकल एंगल, लेकिन इसकी शर्त क्या थी कि लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे एन इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम when refraction angle becomes 90 डिग्री। तो समझ में नहीं आया कि जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा उस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। जी बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया? फिर हम आगे बढ़े। जल्दी बोलो, आ गया? अभी ना स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। और मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारे पास ग्लास है तो आपने म्यू जी ले लिया होगा, बाहर एयर है तो म्यू ए ले लिया होगा। तो मैंने आपको स्नेल्स लॉ लगाना बताया था, स्नेल्स लॉ याद है आपको? स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। हमारे पास पहला मीडियम कौन सा है? मान लो फर्स्ट मीडियम ले लिया, सेकंड मीडियम आपने ले लिया, तो जब फर्स्ट मीडियम के लगाएंगे तो μ1 sin I1 इज इक्वल टू दूसरा मीडियम μ2 sin I2। तो पहले मीडियम के लिए म्यू है μg और एंगल है IC। दूसरे मीडियम के लिए म्यू है एयर और एंगल है 90। चेक करो बेटा जल्दी, ये स्टेटमेंट ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसमें समझ में आया क्या लिखा हमने लाइन में? ये स्नेल्स लॉ, लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आया। ये स्नेल्स लॉ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल, उसी मीडियम का जो प्रोडक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। फिर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम जो मैंने इसको कहा, सेकंड मीडियम बाहर एयर वाले को कह दिया, तो एक बार लगा दिया फर्स्ट मीडियम के लिए, एक बार लगा दिया सेकंड मीडियम के लिए। फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μg, तो μ1 हो गया μg। फर्स्ट मीडियम में एंगल था क्रिटिकल एंगल sin IC, तो मैंने sin IC लिख दिया। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μa, तो हमने μa लिख दिया। और सेकेंड मीडियम का जो एंगल था R वो था 90।
यस सर। यस सर। तो यहाँ से पर क्या सर आएगा, उसमें म्यू कांस्टेंट जी, वैल्यू कौन है? इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, यानी जब इन दोनों को आप सॉल्व करके प्रोडक्ट निकल के आएगा, और जो इन दोनों को सॉल्व करके प्रोडक्ट निकल के आएगा, है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी ऐसे समझ लो, जैसे आप कह रहे हो जैसे 12 है आपके पास, तो 12 का 1 इंटू 12 लिखो, 2 इंटू 6 लिखो, 3 इंटू 4 लिखो, 4 इंटू 3 लिखो, 6 इंटू 2 लिखो, 12 इंटू 1 लिखो। ये है म्यू, ये है मान लो साइन आई। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट आ रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, ये मतलब होता है कांस्टेंट का कि 1 इंटू 12 भी 12 है, 2 इंटू 6 भी 12 है, 3 इंटू 4 भी 12 है। यानी कि म्यू और साइन आई का जो प्रोडक्ट है वो किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। आप एक बार ग्लास के लिए लगा लेंगे इसको, एक बार एयर के लिए लगा लो, तीसरा कोई मान लो वाटर में भी एंटर कर गई ऊपर जाके, तो वाटर के लिए भी लगा लो। तो जब इसका प्रोडक्ट करोगे म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल, तो वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो म्यू जी इंटू साइन आई सी, एयर का होता है 1, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें मिल गई 1/म्यू विद रिस्पेक्ट टू ए। इसकी जो पीडीएफ है